अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मोहतरम जनाब शौकत साहब, सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब मोहित फरगानी साहब ज़िला सदर, मोहतरम जनाब वक़ी रशीद साहब शहर सदर मुरादाबाद, जनाब शहजाद खान साहब जो उमरी के चेयरमैन भी हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआओं और इत्तेहाद की बिना पर इंशाअल्लाह दोबारा वो चेयरमैन मुंतखब होंगे। मोहतरम जनाब चमन अंसारी साहब नगर पालिका हसनपुर के उम्मीदवार, मोहतरम जनाब मुस्तजीब अंसारी साहब जो मुरादाबाद मेयर के कैंडिडेट हैं, हाफिज शराफत अंसारी साहब जो नगर पालिका ठाकुरद्वारा के उम्मीदवार हैं, नदीम अंसारी साहब भोजपुर नगर पंचायत के चेयरमैन के उम्मीदवार, मोहतरम जनाब अरशद सैफी साहब जो पाकबारा के नगर पंचायत के चेयरमैन के उम्मीदवार, जनाब जमशेद साहब जगवानपुर के हैं, नगीना से मोहतरम जनाब अजीजुर रहमान साहब जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, कांड से चेयरमैन के हमारे उम्मीदवार मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार साहब, और भोजपुर से मजलिस के उम्मीदवार चेयरमैन के लिए नदीम अंसारी साहब, शहनशीन और मंच पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, मेरे मजलिस के रुफ़क़ा, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस इंतखाबी जलसे में शिरकत की। मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि आज से 6 महीने पहले जनाब शहजाद खान साहब मुझसे मिलने के लिए एक लंबा सफर तय करके हैदराबाद को आए थे और मुझसे इस बात का वादा लिया था कि जब कभी भी यहां पर इलेक्शन होगा, इंतखाबात होंगे, मैं उनके लिए आकर उस इंतखाबी मुहिम में मैं अपना हिस्सा अदा करूं। यह अल्लाह का फजल व करम है कि मैं अपने उस वादे को पूरा कर पाया और आज आपके दरमियान में आया हूं। मैं साथ ही साथ ये बताना जरूरी समझता हूं कि मैं हर मुकाम पर जाकर मजलिस के उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाना ये जरा मुश्किल काम है, तो इसलिए मैं उन तमाम से माजरत भी चाहता हूं, और जहां कहीं मेरी आवाज अल्लाह सुब्हानहू तआला पहुंचा रहा है, मैं सुनने वालों से अपील करूंगा कि जहां भी मजलिस के उम्मीदवार हैं, चाहे वो चेयरमैन के उम्मीदवार हो, पार्षद के हो, सभासद के हो, मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि पतंग के निशान पर आप अपना वोट देकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करिए, उनके लिए दुआ भी फरमाइए। यहां पर 4 मई को इंतखाबात की रायदही का दिन है, तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप लोग मुत्तहिदा तौर पर यहां से हमारे शहजाद साहब को एक बड़ी तादाद में अपना वोट देकर एक भारी अक्सरियत से उनको कामयाब करिए। आप जानते हैं कि मोहम्मद शहजाद साहब को आपने बहैसियत चेयरमैन आपने उनको मुंतखब किया, वो बिजली, पानी और सड़कों का बेहतरीन इंतजाम किए। अभी उन्होंने अपने तकरीर में, भाषण में इस बात को बताया कि ग्राम समाज की जमीन भी निकलवाई, और उनका ये इरादा है कि आगे जाकर लड़कियों का स्कूल और एक शादी खाना या शादी हाल बनाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक ईमानदार और शरीफ शख्स का साथ दीजिए जो विकास का, डेवलपमेंट का, तरक्की का काम उन्होंने शुरू किया।
उसको और वो आगे लेकर जा सकें और यहाँ पर आप तमाम को यहाँ पर विकास हो, यहाँ पर और अच्छे तरीके से हमारे बच्चों के लिए स्कूल का और कॉलेज का इंतजाम वो कर सकें। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 4 मई के दिन सुबह के अवलीन वक्तों में अपने घर से निकलकर जनाब शहजाद साहब को आप कामयाब करें और जहां कहीं भी हमारे मजलिस के उम्मीदवार हैं, खास तौर से हमारे चाहे वो मुरादाबाद के हमारे मेयर के मुस्तजीब अंसारी साहब हों, जिनको कांग्रेस के उम्मीदवार ने उनको धमकी भी दी और बावजूद इसके कि माशाअल्लाह वो मैदान में खड़े हैं और मुकाबला कर रहे हैं, मैं उनकी इस बहादुरी को और उनकी इस्तिकामत को सलाम करता हूं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कामयाब करे बहैसियत मेयर के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पिछले विधानसभा के चुनाव के दरमियान में भी आपके दरमियान में आया था और आपसे अपनी पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट की अपील भी किया था। यह और बात है कि आपका जो फैसला था हम उसको कबूल करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। आपने मजलिस के उम्मीदवार के हक में जिन्होंने वोट दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जिन्होंने वोट नहीं दिया, हम कोशिश करते रहेंगे कि आपका दिल जीत सके, मगर ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये यहां पर शहजाद साहब का चुनाव है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मजलिस को कामयाब करें। जब चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सिर्फ चुनाव की हद तक नहीं आया हूं, मैं बार बार उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा। और मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक हमको जिंदा रखेगा और जब तक जिंदगी मुझसे वफा करती रहेगी या मेरी जिंदगी अगर इंतहा को नहीं पहुंचेगी तो मैं आपके दरमियान में आऊंगा, आपसे बात करता रहूंगा और आपकी तकालीफ को आपके हक के लिए लड़ता रहूंगा। मैं आज आपके दरमियान में आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आते रहूंगा। मैं उन समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरह नहीं हूं जो चुनाव के दरमियान में आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। जिनका आपने साथ दिया, जिनको झोली भर भर कर आपने वोट दिया, आज आप देखते हैं कि अपने एयर कंडीशन के कमरों में बैठकर या फिर ट्विटर पर अपना बयान डाल देते हैं या फेसबुक पर अपना कोई पोस्ट कर देते हैं, मगर गरीब आवाम के दरमियान में आकर अपनी बात को नहीं करते। गरीब आवाम के दरमियान में आकर अगर किसी पर जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद नहीं करते। मगर मजलिस चुनाव के दरमियान में भी आपके दरमियान थी, नतीजा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आया, मगर हम आज आपके दरमियान में हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान में मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई, मगर अल्लाह का फजलो करम था, आपकी दुआएं थी कि कुछ नहीं हुआ। जालिम ये समझ रहा था कि गोलियां चलाने के बाद या तो ओवैसी मर जाएगा या फिर डर कर उत्तर प्रदेश को नहीं आएगा, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने उस वक्त भी कहा था कि गोलियां मेरी हिम्मत को और मेरी हिम्मत को कम नहीं कर सकती हैं। मैं आपके दरमियान में आता रहा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आए हैं कि आप मजलिस के जरिए से अपनी एक सियासी लीडरशिप को उत्तर प्रदेश में बनाइए। जब तक आप अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, याद रखिए आपके मसले मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। आपका फैसला था, मैं उसको सलाम और इज्जत करता हूं। आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मगर बताइए कितने समाजवादी पार्टी के नेता जीत कर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर आपकी तकालीफ को बयान करते हैं, आपके हक के लिए लड़ते हैं, आपके मसाइल को बयान करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि जब तक आप अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब नहीं करेंगे, आपकी तकालीफ दूर नहीं होंगी। जब तक आप अपने नेता को नहीं बनाएंगे, और याद रखिए नेता कोई आसमान से नहीं आएगा, नेता कोई जमीन से निकल कर नहीं आएगा, नेता अगर आएगा तो आपके दरमियान से आएगा।
मैं सलाम करता हूं दूसरे हमारे समुदाय के भाई और बहनों को जिन्होंने सियासी सोच का मुजाहरा किया और अपने अपने नेता को बना दिया। मगर आपका और खास तौर से मुस्लिम समुदाय का मामला जब आता है, हर चुनाव जब आता है, तो हम हमारे दरमियान में खड़े होकर कोई कहने वाला कह देता है कि भाइयों बहनों अब सेकुलरिज्म को बचाना है, फिरका परस्ती को हराना है। यकीनन हराइए फिरका परस्ती को, कौन नहीं चाहता। ये फिरका परस्ती जो भारत को दीमक की तरह कमजोर कर रही है, ये नफरत जो भारत को ताकतवर बनाने से रोक रही है। मगर ये तो बताइए कि क्या सिर्फ इस आग को बुझाने का जिम्मा हमने लिया है? क्या इस नफरत का खात्मा करने की जिम्मेदारी सिर्फ हम पर है? फिरका परस्ती का खात्मा एक बहुत बड़ा बोझ है जो हम अकेले नहीं उठा सकते। मैं यही कह रहा हूं, अगर हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिलता, अगर हमारे नौजवानों को झूठे इल्जाम में जेल को भिजा दिया जाता है, तो फिर इसकी आवाज कौन उठाएगा? इसका सद्देबाब कौन तलाश करेगा? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी इस बात का गौर करिए। वोट आपका इख्तियार है, जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे सकते हैं। मगर अगर आप अपनी लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर कौन आवाज उठाएगा? और याद रखिए, अगर कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं हम वोट समाजवादी को देंगे या किसी और पार्टी को देंगे, मगर ओवैसी मोदी और योगी के खिलाफ तो बोलता है, बोलता रहेगा। मगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, थालियों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं ओवैसी तो बोलेगा, तो फिर जो नहीं बोलता आप गूंगों का साथ क्यों देते? जो गूंगे हैं उनका साथ आप क्यों देते? जो अपनी जबान को जुम्बिश नहीं दे सकते जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए, तो कैसे आपके वोट के हकदार बन जाते हैं? जिनको आपने वोट दिया, कहां है उनकी जबानें? चुनाव के दौरान में तो मुझे बहुत गाली दी गई कि ये बी टीम है, ये फुला टीम है। ठीक है, जितना मुझे गाली देना है, चाहे वो कोई सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती है मुझे गाली दो, मुझे बी टीम कहो, सी टीम कहो, डी कहो, ई कहो, एफ कहो, अलिफ लाम बे ते से तक जितना कहना कह दो। मगर ये तो बताओ तुम किसकी टीम हो? तुम कौन सी टीम के हो? तुम कौन सी टीम में कहां खेलते हो? भाई मैं हूं, आपके दरमियान में हूं, मैं आपका हूं और आपका ही रहूंगा। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं आपका नौकर हूं। अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। मगर जो लोग अपने आप को दूध के धुले हुए कहते हैं और ओवैसी को गाली देते हैं, बताओ तुम कहां पर हो? तुम कौन से मुकाम पर खड़े हो? तुम कौन सी बात कर रहे हो? वोट तो लिया कि बीजेपी को रोकेंगे। मैं आपको याद होगा, कांट में हमारा जलसा हुआ था, कांट विधानसभा में एक बड़े मैदान में। कौन सी जगह पर हुआ था? नहीं, एक मैदान था, हाँ कांट में। बहरहाल जिस मुकाम पर हुआ था, मैंने कहा था आपसे कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती। तो दूसरे दिन से सोशल मीडिया पर शुरू होगा, देखो ओवैसी क्या कह रहा है, बीजेपी को नहीं हरा सकते। एक बार नहीं, मैंने कई मर्तबा कहा था। पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में 160-170 सभाएं मैंने की थी। मैंने हर सभा में कहा था कि देखो ये नहीं होने वाला है, ये काम नहीं होने वाला है। मगर सबने मुझे गाली दी और कहा कि ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। मैं आपसे क्या कहा था कि एक चिराग को रोशन करो। मैंने आपसे कहा था कि अंधेरे में अपने घर में चिराग को रोशन करो, उस चिराग से अपने घर के अंधेरे को दूर करो। मगर आपने फैसला किया कि नहीं, अब अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो पूरी रोशनी आ जाएगी। कहां आई रोशनी बताइए आप? आपने अपना वोट दिया। समाजवादी पार्टी की तारीख में मुस्लिम समुदाय ने इतना वोट नहीं दिया था। 85% मुस्लिम समुदाय ने
समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अब बताइए भैया कहां है? भैया एयर कंडीशन कमरे में बैठकर अपने फोन पर ट्विटर पर कुछ 280 अल्फाज लिख देते हैं कि मैं एनकाउंटर हुआ उसका कंडेम करता हूं। फेसबुक पर कुछ पोस्ट लिख देते हैं। जबान से जो लोगों की हत्या की गई, जो पुलिस के कस्टडी में थे, जिनकी हाथों में जंजीरें थी, उनका नाम लेने से डरते हैं, उनका नाम लेने से डरते हैं। और जब हमसे आकर पूछा जाता है तो हम ये कहते हैं कि जुल्म हुआ, ये नाइंसाफी हुई, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हम नाम लेकर कहते हैं। मगर शिकायत आपसे है, शिकायत तो आपसे है कि आपने ऐसे लोगों पर भरोसा किया, आपने इनको वोट दिया, मगर इन्होंने किया उन्होंने कुछ नहीं किया। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी नेता को बनाइए, लीडरशिप को बनाइए। मैं यहां पर अपने आप के लिए नहीं आया हूं और अल्लाह मुझे जब तक भिजाएगा मैं आपके लिए आता रहूंगा। अगर यहां से शहजाद चेयरमैन बनेगा तो यह पहला पैगाम होगा कि अब आपने करवट ली है और आप में शऊर बेदार हो गया। अगर मुरादाबाद से हमारा मेयर मुंतखब होगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में जलजला आ जाएगा। नगीना से हमारा चेयरमैन बनेगा तो तमाम ये सेकुलर पार्टियों की नींदें हराम हो जाएंगी कि आखिर हो क्या रहा है। अगर कांड से हमारा चेयरमैन बनेगा तो एक इत्तेहाद की फिजा पैदा होगी। अगर संभल से हमारा चेयरमैन बनेगा तो इनको मालूम हो जाएगा कि अब लोग इन पर यकीन नहीं करेंगे। मगर आपको एक मिसाल दे रहा हूं, समझाने के लिए एक बात कह रहा हूं कि बिहार में गो ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है, मगर समझाने के लिए कह रहा हूं कि बिहार में सरकार है नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, जो अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं, अखिलेश यादव के रिश्तेदार भी हैं। तो वहां पर नीतीश कुमार की सरकार ने एक आनंद मोहन साहब है जिनको कोर्ट ने लाइफ की सजा दी कत्ल के इल्जाम में। उन्होंने दलित आईएएस ऑफिसर की हत्या की तो उनको कोर्ट ने लाइफ की उम्र कैद की सजा दी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कहा कि 24 का चुनाव आ रहा है, हमको राजपूतों के वोट हासिल करना है। इसीलिए जो जेल का मैन्यूल होता है जिसमें लिखा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट को, अगर कोई कर्मचारी को सरकार की हत्या करेगा तो उसको रिमिशन माफी नहीं मिलेगी, कानून बदल दिया, वो जेल से निकल रहे हैं, निकल गए हैं। एक दलित आईएएस ऑफिसर की बेवा जो हैदराबाद में रहती है वो रो रही थी, कौन उसके हाथ से खड़ा हुआ? असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ। ये नहीं देखा कि वो दलित है, ये देखा कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मगर वो लोग ये नहीं देखे, तेजस्वी यादव देखे कि 24 का चुनाव आ रहा, वोट हासिल करना है। मगर याद रखो, क्योंकि वो जो साहब को छोड़ा गया उनका समुदाय उनके साथ था, उनका पूरी बरादरी उनके साथ थी। तो इनको मालूम था, ये तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, कि उस बरादरी का वोट लेना है तो इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा, इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे हो, तुम थाली बजा रहे। देखो बेबसी, देखो आपकी, आपका थाली बजाना बेबसी है। मैं थाली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप यहां से जब उठकर जाएंगे
तो एक पैगाम और फिक्र लेकर जाएंगे कि 4 तारीख को हमको वोट देना है। किस लिए देना है? कि आपको अपनी कीमत बताना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत बताना पड़ेगा। याद रखो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं बताएंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। इनको मालूम ये कहां जाएंगे बेचारे टोपी पहनने वाले। इनको योगी और मोदी का नाम लो, ये दौड़ते हुए जाएंगे और हमको वोट दे देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, योगी और मोदी को भी हराएंगे 24 में, मगर अपने आप को तो कामयाब करो, अपने आप को तो कामयाब करो। कब तक सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे? वोट कब लोगे मेरे भाइयों और बहनों? आप वोट कब लेंगे? वोट लेने वाले तो बनो। याद रखो, बीजेपी को, योगी को, मोदी को हराना यकीनन हराएंगे, मगर अखिलेश नहीं हरा पाए, अखिलेश नहीं हरा पाए, नहीं हरा पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि अब कहेंगे नहीं नहीं ओवैसी गलत कह रहा है, 24 में ऐसा हो जाएगा। आप देखेंगे 24, अरे 2 यादव बैठते हैं, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार के साथ, और बोलते हैं 24 में ये कर देंगे। अरे तुम कितने चुनाव हारे अखिलेश यादव? तुम 17 का चुनाव हारे, तुम 19 का चुनाव हारे, तुम 22 का चुनाव हारे, तुम हार ही रहे हो। अच्छा, और एक बात, रामपुर का चुनाव आजम हार गए, हारे ना, हारे ना। मैनपुरी कैसा जीत गए? मैनपुरी कैसा जीते? पूछो, अपने आप से सवाल करो, मैनपुरी कैसा जीत गए? अगर आजम हार गए रामपुर में, तो मैनपुरी कैसा जीत गए? दोनों जीतना था ना, एक ही वक्त में चुनाव हुए हैं, कैसा जीत गए, वहां कैसा हार गए? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। यही तो आपको बता रहा हूं, समझो, ये साजिश कर रहे हैं आप लोगों से। और जब मैं सच्चाई को बयान करता हूं तो बोलते हैं कि भड़काऊ भाषण देता है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं सच्चाई जो कड़वी है, जहर की तरह आपको बता रहा हूं। अब आप इसको कबूल करें या ना करें, अगर आज आप कबूल नहीं करेंगे तो याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 15, 17, 18 साल के बैठे 10 साल के बाद आकर आपसे कहेंगे कि अब्बा एक दीवाना आया था, पुकार रहा था, आपने उसकी बात का यकीन क्यों नहीं किया? तो क्या जवाब दोगे तुम क्या जवाब दोगे? मुझे बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। इन्हीं बातों को आपको हम समझा रहे हैं। यकीनन ये चुनाव है, यहां के लिए है, मगर एक बड़ा पिक्चर आपको देखना है, एक बड़ा पिक्चर आपको समझना है। हां, यकीनन हम मजम्मत करते हैं। मैं शुरू से जब एमएलए बना, आज से 27-28 साल पहले जब अल्लाह ने मुझे एमएलए बनाया, मैं जिस प्रदेश से आता हूं वहां पर तेलुगु देशम की सरकार थी, तो नक्सलाइट्स को ऐसे ही हत्या कर दिया जाता था। तो मैं कहता था कि मैं तशद्दुद के, हिंसा के खिलाफ हूं। जमहूरियत में, लोकतंत्र में गोली का खेल नहीं हो सकता, बंदूक से इंसाफ नहीं मिल सकता, जुल्म से इंसाफ नहीं मिल सकता। हम बाहुबलियों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम जालिमों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम गुंडों के खिलाफ थे और रहेंगे, हम कातिलों के खिलाफ थे और रहेंगे। मगर अगर गोली से कोई इंसाफ करेगा तो फिर कातिल में और हुकूमत में कोई फर्क नहीं रहेगा, कातिल में और हुकूमत में कोई फर्क नहीं होगा। इसीलिए अदालत है, संविधान है, पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। फौजदारी के मुकदमे क्यों चलते? ताकि सजा दे सके। अगर कोई ये उत्तर प्रदेश की सरकार अगर ये समझेगी कि गोली का जवाब गोली से देंगे, तो हम पूछना चाहते हैं, गांधी को जिसने मारा उसका नाम गोडसे था, जिसने गांधी को मारा उसका नाम गोडसे था, तो क्या हमने गोडसे के ऊपर मुकदमा नहीं चलाया और पूरे अपराधियों पर मुकदमा चलाया? उनको फांसी की सजा दी गई। गांधी के कातिल को ले जाकर सर पे गोली नहीं मारी गई। गांधी के कातिलों को हथकड़ियां पुलिस की कस्टडी में उनके सर पर गोलियां नहीं मारी गई।
जिसने इंदिरा गांधी को मारा उस पर केस नहीं चला, जिसने राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया उन पर मुकदमा नहीं चला, सजा नहीं हुई, तमिलनाडु के जेल में उनको नहीं रखा गया। अरे वो अजमल कसब जो पाकिस्तान से आकर भारत की सरजमीन पर मासूम भारत के लोगों को गोलियां मारकर भून रहा था, जिंदा पकड़ा उसको। हमारा एक बहादुर पुलिस का कांस्टेबल शहीद हो गया, अजमल कसब को जेल में रखा, मुकदमा चलाया और उसको फांसी की सजा दी गई। क्या जब कानून याद नहीं आया? अजमल कसब जिसके हाथ में पाकिस्तान से बंदूकें बम लेकर आए थे, मुंबई की सड़कों पर खून की होली भारत के नागरिकों से खेली जा रही थी। जब हमने ऐसा काम किया तो बताओ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ये काम क्यों होने दे रही है? अगर कोई पुलिस के कस्टडी में है, अतीक और अशरफ को कोर्ट ने सजा दी, हमने उनकी सजा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, कोर्ट ने सजा दी। मगर जब आपकी कस्टडी में है और कोई आकर करीब से सर पर गोली मार देता है और जो पुलिस वाले साथ में थे उनको याद नहीं आया मुख्यमंत्री का वो फरमान कि गोली का जवाब गोली से, वो बेचारे परेशान हो गए, कुछ नहीं कर सके। और जिस तैयारी के साथ आकर उन जालिमों ने, जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में इन दोनों को गोली मारकर हत्या की, मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। इसलिए है क्योंकि वो बंदूक से इंसाफ करते हैं, इंसाफ नहीं जुल्म करते हैं। वो अपनी मकसद को बंदूक से पूरा करना चाहते, और ओवैसी आपसे कह रहा है कि आप अपने मकसद को ओट से पूरा करिए, मुत्तहिद होकर पूरा करिए। गोली मारकर चले गए और पुलिस कुछ नहीं कर सकी, जिनके हाथ में बंदूकें कुछ नहीं कर सके। मैं आज कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि जिनकी हत्या की गई, इन जालिमों के पास 2 वेपन थे, 8-8 लाख की एक रिवॉल्वर, 16 लाख की रिवॉल्वर। इन कमीनों के पास ये दौलत कहां से आई? अच्छा, क्या जिन्होंने पुलिस की कस्टडी में अतीक और उनके भाई को हत्या की, क्या उनका घर डिमोलिश हुआ? उनके घर पे बुलडोजर चला? तुमने फोटो देखी? बुलडोजर चला उनके ऊपर। अरे डरते क्यों हो, बोलो ना। बुलडोजर नहीं चला, क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलना चाहिए था ना। तो बुलडोजर पर नाम खाली असद का लिखा है। जब तुम्हारे सामने हत्या कर दी गई तो कम से कम उनके घर पर बुलडोजर लेकर जाते, मीडिया को दिखाते, हाय सबसे इंसाफ हो रहा है। मगर नहीं हुआ, नहीं हुआ। यही तो अच्छा। अब आप बताइए, आपके अखिलेश भैया ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। विधानसभा में क्या कहा वो दुनिया के सामने है। विधानसभा में जो कहा दुनिया के सामने है। क्या कहा? ट्विटर पर 280 अल्फाज लिख दिए, फेसबुक पर पोस्ट कर दिया, और इनके जो चमचे हैं समाजवादी के, ओ भैया ने कह दिया, भैया ने कह दिया। अरे भैया को बोलो इस दीवाने की तरह खुल के बोलो। बोलेंगे अरे नहीं नहीं, अगर खुल के बोलेंगे तो 24 में नहीं जीत पाएंगे। अरे तुम कौन सा चुनाव जीत पाओगे? जब तक बीजेपी से आप आइडियोलॉजी पर मुकाबला नहीं करेंगे, बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। जब तक आप अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करेंगे, अंधेरा कामयाब होगा। अंधेरे का मुकाबला रोशनी से किया जाता है। जुल्म का मुकाबला जुल्म से नहीं होता, जुल्म का मुकाबला ताकत से होता है। अगर आप यही समझेंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, माहौल बदल जाएगा, याद रखिए मेरी इस बात को। आपको झूठ कह रहे हैं ये लोग, झूठ बोल रहे हैं आप लोगों से। मैं सच्चाई को आपसे बयान कर रहा हूं।
क्योंकि मैं सच्चाई को बयान करता हूं, इसीलिए सब शुरू हो जाते। अब आप देखना, हमारे भाषण के बाद आज के हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनको अब तक कुछ मिला नहीं। उनको लग रहा है कि भाई ये रजिया अब तक गुंडों में फंसी क्यों नहीं। नहीं फंसेंगे। हम तुम्हारे जो जाल है ना, उन जाल को तोड़कर अपनी बात को करते हैं, मगर कानून के दायरे में रहकर। मगर ये भैया तो कुछ बोलते ही नहीं है। अच्छा, इनके जो लोग जीत कर गए वो भी नहीं बोलते। अब आप बताइए क्या हाल है। अच्छा, मीडिया की जब बात आई, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में कब्रिस्तान है, मेरे पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूंसी में। उस कब्रिस्तान में खबर है, उस खबर पे रास्ता है, कब्रिस्तान का रास्ता है। तो वहां पर कब्रिस्तान में होता, पुराना कब्रिस्तान है, लोग अक्सर क्या करते कि पुरानी खबर खोद के दफना देते जनाजे को। तो किसी ने क्या किया कि मैयत को दफना दिया और उस पर रास्ता था, तो वहां पर खबर के ऊपर एक जाली लगा दी। तो मीडिया ने चला दिया कि पड़ोसी मुल्क का कब्रिस्तान है। अबे हैदराबाद का कब्रिस्तान है, पड़ोसी मुल्क का नहीं है। तो बताया कि हैदराबाद के कब्रिस्तान को पाकिस्तान का कब्रिस्तान, और बताया कि उसको जाली इसलिए लगा दी गई क्योंकि बाज गंदे लोग हैं जो बदफेली करना चाहते थे उस मुर्दे से। और जब हमारे लोगों ने बताया कि भैया ये कब्रिस्तान हैदराबाद का है, तो पूरे मीडिया के लोगों को समझ में नहीं आया कि हमेशा एक हैदराबाद में आकर क्यों फंस जाते हम लोग। क्योंकि सच्चाई बयान कर रहे हैं, सच्चाई को बयान कर रहे हैं। तो हमारे मीडिया के लोगों से हम कहेंगे कि भैया जरा मालूम तो कर लेते कि कब्रिस्तान क्या है। अरे तुम हमारी जिंदगी में, हम जिंदा हैं तो तुम परेशान, अरे खबर में जाके सो रहे तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो। कम से कम खबरों को तो छोड़ दो। अब बताओ, ये हमारी वफादारी की निशानी नहीं है तो क्या है। जिंदा है तो हमारी मां ने 9 महीने पेट में रखकर इस भारत की जमीन पर हमको पैदा किया, और जब हमें अल्लाह के हुक्म से दुनिया से चले जाते तो इसी जमीन में चले जाते। ये हमारी वफादारियों की निशानियां हैं, मगर आप उसमें भी हमको परेशान कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं कि हम खबर से निकल कर आए। अब क्या चाहते हैं आप कि कोई आकर बोलेगा कि खुम बिस्मिल्लाह तो उठ जाए हम लोग। अरे उठेंगे, जब सूर फूंका जाएगा तो सब उठाए जाएंगे। एक एक अमाल का जवाब देना पड़ेगा। जो किसी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, जो किसी जालिम का साथ दे रहा है, जो किसी शख्स को अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करेगा, सब हिसाब किताब होगा, सब उठाए जाएंगे कब्र से, सब होगा। मगर अब तक मीडिया से हम कहेंगे जरा एहतियात से भाई साहब, हर चीज को ले जाकर पड़ोसी मुल्क से जोड़ देते, मत करिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि ये माहौल है, और हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपके पार्टी में कितने बाहुबली हैं बताइए ना। कितनों पर मुकदमा है बताइए ना। उनका क्या करेंगे आप बताइए ना। ऐसा लगता है कि पूरी जिम्मेदारी हम पर आ गई। अब तो हद ये हो गई कि महिलाओं को दिखाया जा रहा है ये लेडी डॉन है। अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो ख्याल करो। महिलाओं को दिखा लेडी डॉन है। अब क्या बाकी रह गया। अब तो शायद तुम अनकरीब में एक 6 साल के बच्चे को कहोगे ये चाइल्ड डॉन है, ये बच्चा डॉन है। अरे कुछ तो रखो। मगर कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप पूछिए बीएसपी के नेताओं से, पूछिए समाजवादी के नेताओं से, पूछिए कांग्रेस के नेता तो हमारे मेयर के कैंडिडेट को धमकी दे रहे हैं
कि तुमको गोली मार देंगे। तो हमारे मेयर के उम्मीदवार अंसारी साहब ने कहा, मुस्तजीब अंसारी ने कहा कि भैया जब गोली मारना पीठ पर नहीं मारना, सीने पर मारना। हम मुस्तजीब अंसारी साहब को बोलना चाह रहा हूं, ये गोली मारना, ये सब करना, ये कमजोरों का काम है। अरे जोड़ना दिलों को ये बड़ा काम है। गोली तो इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी गोली चली थी, इलाहाबाद में भी गोली तो गांधी पर भी चली थी, मगर दुनिया याद रखती है। दुनिया गांधी के कातिलों को याद नहीं रखी, दुनिया गांधी को याद रखी, क्योंकि गोली से उनकी हत्या की गई थी। तो गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम जालिम को जालिम बोलते रहेंगे। गोली मारने वालों याद रखो, तुम पूरी गोली खत्म हो जाएगी तुम्हारी, मगर हम सच्चाई और हक को बुलंद करते रहेंगे। हम गोलियों से डरने वाले नहीं हैं, हम परवरदिगार से, रब्बे कायनात से डरने वाले हैं। हम गोली के डर से तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, हम गोली भी खाएंगे और कमली वाले की गुलामी का नारा बुलंद करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद हो जाइए। 4 मई को आप अपना एक वोट जनाब शहजाद साहब को देकर कामयाब करिए और आप मुतमईन रहिए। अगर आप वोट नहीं भी देंगे, मैं तो आता रहूंगा उत्तर प्रदेश को। मैं आपका खादिम हूं, मैं आपका नौकर हूं। जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मैं आपके दरमियान में था और आता रहूंगा। प्रयागराज में उन दोनों को पुलिस कस्टडी में मारा गया, तो लोगों ने हमसे सवाल किया, आप जाएंगे उत्तर प्रदेश को? मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे। जब ससुराल में नहीं गए तो समझ नहीं आता, डर होता है। हम तो उत्तर प्रदेश जाएंगे। तो कब जाएंगे? मैं आपको बता देंगे। मैंने तारीख बताई। हम बोले कुछ हमारा इस्तकबाल करेंगे गोलियों से या फूल से करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जुल्म को जुल्म ही बोलना पड़ेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जब जुल्म बढ़ जाता है तो मिट जाता है, जुल्म जब बढ़ जाता है तो मिट जाता है, खून जब गिरता है तो जम जाता है। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि सत्ता में रहकर मैं उम्मीद नहीं किया था कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री भी हैं और एक अपने धर्म के बहुत बड़े नेता, वो माने धर्म गुरु भी हैं, उनकी जबान से उन्होंने विधानसभा में कहा, यह उनको जेब नहीं देता कि मिट्टी में मिला देंगे। अरे हम सबको मिट्टी में मिलना है, मिट्टी में मिला देंगे। अरे मिट्टी में मिला रहे हैं तो दूसरे क्या कर रहे हैं? दूसरों पर मिट्टी तो छोड़ो, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप सदमन गुजारिश है, मुझे एक और जगह पर जाना है और फिर कल सुबह मुझे कर्नाटका जाना है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 4 तारीख के दिन मजलिस के कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को, जिनका निशान पतंग है, पतंग के निशान पर आप वोट देकर उनको कामयाब करिए, अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम।